भानु, भानु। भानु एक मिनट, बस कर रहा हूँ स्टार्ट। प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, शानदार और फर्स्ट क्लास होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, सभी बच्चों का। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, अब साउंड सही आ रहा होगा आपको, अब साउंड सही आ रहा होगा। ठीक है सभी लोगों को। जी, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर अर्थक्वेक, मतलब भूकंप। तो आज हम भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम क्या करेंगे बेटा, भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। इसका मतलब ये है कि आज हम अपनी पृथ्वी को, ठीक है, हिला देंगे। ठीक है, तो आज हम भूकंप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, सब लोग जुड़ जाएंगे तभी फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूँ जी। या, हाँ, आज रात की जो क्लास थी 10 बजे, ठीक है ना, वो आपकी नहीं हो पाई थी क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा, मेरी तबीयत भी खराब है और प्रॉपर मैं एक बार रेस्ट कर लूँ, है ना, क्योंकि जब बिल्कुल बहुत अच्छे से तबीयत हो जाएगी तो फिर सारी चीजें बहुत बढ़िया हो जाएंगी। ठीक है जी, चलिए आइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर हम अपने आज के टॉपिक को। और हमारा टॉपिक क्या है सर? हमारा टॉपिक है जी, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, वह है भूकंप। भूकंप, ठीक है जी, भूकंप, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अभी अभी आपने देखा है कि शायद जापान में भूकंप आया है 2 से 3 दिन पहले। कितनी भयंकर तबाही हुई है वहां पर। ठीक है, नेपाल में भी अक्सर आता रहता है। लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखिएगा कि आखिर किसी भी स्थान विशेष पर भूकंप आता क्यों है, किसी भी स्थान विशेष पर भूकंप आने का कारण क्या होता है, वो आप यहाँ पर आज समझेंगे, उसे आप यहाँ पर आज देखेंगे। ठीक है जी, क्लियर है? अब यहाँ देखिएगा आप लोग, भूकंप। ठीक है, देखो, जब आप इस शब्द को डिकोड करते हो ना, भूकंप को बेटा, भूकंप, जब आप इस शब्द को डिकोड करते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब होता है बेटा, पृथ्वी के धरातल पर, ठीक है, होने वाला कंपन, ठीक है, भूकंप कहलाता है। भूकंप का मतलब क्या है सर? तो भूकंप का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे कि भूमि पर होने वाला कंपन। तो मतलब पृथ्वी के धरातल पर, पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न कंपन, पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न कंपन, धरातल पर उत्पन्न कंपन, कंपन भूकंप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भूकंप कहलाता है, कहलाता है। जी हाँ, तो पृथ्वी के धरातल पर उत्पन्न कंपन ही बेटा भूकंप कहलाता है। अब भूकंप आने का कारण क्या है? कारण आप सब लोग जानते हो, क्योंकि आप सब लोग कारण कल पढ़कर आए हो बहुत अच्छे से। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है जी, सब लोग देखिएगा एक बार हम लोग। ठीक है, जिन चीजों के बारे में यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, उनको आप बहुत अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये जो है आपका बच्चे, ये है आपका मेंटल क्षेत्र। ठीक है जी, ये आपका कौन सा क्षेत्र है बच्चे? ये मेंटल क्षेत्र है। और आपको पता है कि मेंटल क्षेत्र में जैसे जैसे हम गहराई पर जाएंगे, तो गहराई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। मेंटल क्षेत्र में जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, गहराई बढ़ने के साथ लगातार टेम्परेचर जो है बच्चे वो क्या होगा? टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ चला जाएगा। ठीक है ना? अब बच्चे, जो ऊपरी मेंटल क्षेत्र है,
वहां का टेम्परेचर कम होगा और निचले मेंटल क्षेत्र का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। ऊपरी मेंटल क्षेत्र का टेम्परेचर कम होगा, निचले मेंटल क्षेत्र का टेम्परेचर ज्यादा होगा। और बच्चे टेम्परेचर की इसी विभिन्नता के कारण, टेम्परेचर के इसी डिफरेंशिएट के कारण मेंटल क्षेत्र में क्या चल जाती है, मेंटल क्षेत्र में चल जाती है बाबू संवहनीय तरंगें। क्या चल जाती है मेंटल क्षेत्र में, संवहनीय तरंगें। तो मेंटल क्षेत्र में बेटा क्या चल रही होती है, मेंटल क्षेत्र में संवहनीय तरंगें चल रही होती है। क्या बाबू, संवहनीय तरंगें चल रही होती है मेंटल क्षेत्र में, संवहनीय तरंगें, है ना। अब इस मेंटल क्षेत्र को हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, मैंने बताया था ना बेटा। इस मेंटल क्षेत्र को हम बाबू क्या बोलते हैं, इस मेंटल क्षेत्र को हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। इसको हम ध्यान रखना, एस्थेनोस्फीयर भी बोलते हैं, इसको दुर्बलता मंडल बोलते हैं। दुर्बलता मंडल इसलिए बोलते हैं बच्चे क्योंकि यहाँ पर हमें जो चट्टानों का स्वरूप देखने को मिलेगा वो पिघला हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसिकली मेंटल चित्र में जो भी चट्टानें हैं वह लिक्विड फॉर्म में मिलती है, वह अपने पिघले हुए स्वरूप में मिलती है। तो इस वजह से हम इसको दुर्बलता मंडल या एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं बच्चे। क्या कहते हैं, हम इसको एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, स्फीयर भी कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हम एस्थेनोस्फीयर भी कहते हैं, इसको हम दुर्बलता मंडल भी कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मेंटल क्षेत्र में क्या चल रही है, संवहनी तरंगें चल रही हैं इस मेंटल क्षेत्र में। और इस मेंटल क्षेत्र के ऊपर, ठीक है, हमारी क्रस्ट बेटा तैराव की स्थिति में है। इस मेंटल क्षेत्र के ऊपर जो हमारी क्रस्ट है बच्चे, वो क्रस्ट हमारी कैसी है, क्रस्ट हमारी तैराव की स्थिति में है। हमारी क्रस्ट वो बेटा तैर रही है। बात समझ में आ रही है, तैराव की स्थिति में है हमारी क्रस्ट इसके ऊपर। यही बात आपको समझनी है बहुत अच्छे से, है ना जी, सभी को बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से। तो ये तैराव की स्थिति में है, तैराव की स्थिति में है। क्यों तैराव की स्थिति में है, आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो बच्चे, ठीक है। क्योंकि इसका घनत्व तो कम है, इसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व मींस डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल्स टू द्रव्यमान बट्टे आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सर आपको पता है भूपर्पटी जो होती है, ठीक है, जो क्रस्ट होती है उसका घनत्व मेंटल क्षेत्र से कम होता है। तो इसलिए बेटा मेंटल के ऊपर ये जो क्रस्ट है ये तैराव की स्थिति में, क्योंकि मेंटल है तो लिक्विड। अगर मेंटल लिक्विड है तो लिक्विड के ऊपर बेटा सॉलिड जिसका घनत्व कम है वो तो बाबू तैर ही रहा होगा ना, बोलो ना, वो तो तैर रहा होगा, बिल्कुल तैर रहा होगा सर, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो है ना बच्चे, ये दो प्लेटें हैं, ये मैंने क्या बनाई है, ये दो प्लेटें हैं बेसिकली। और इन्हीं प्लेटों के ऊपर आपका क्या होगा, इन्हीं प्लेटों के ऊपर बच्चे आपका, सॉरी, इन्हीं प्लेटों के ऊपर बच्चे आपका क्या होगा, धरातल होगा। इसी के ऊपर आपका धरातल होगा, धरातल अन्यथा कहीं नहीं होगा, धरातल इन्हीं के ऊपर होगा। बस यही बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, यही बात आपको देखनी है। तो सर ये ऊपर इसके, ये इस तरह से ये होगा धरातल, क्या होगा बेटा, दैट इज धरातल। ये सरफेस होगा, ये धरातल होगा। इसी धरातल के ऊपर मानव अपनी सारी क्रियाएं कर रहा होगा। इसके ऊपर आपका घर होगा, बंगला होगा, झोपड़ी होगी, दुकान, मकान, सब इसी धरातल के ऊपर है। ये धरातल क्रस्ट पर टिका है बेटा। किस पर टिका है धरातल, ये क्रस्ट पर टिका है। अब आपको ये तो पता है कि सर ये क्रस्ट है, आप इसको तो जानते हो कि सर ये क्रस्ट है। लेकिन आप मुझे एक और बात बताएंगे प्लीज सब लोग, कि सर हम इस क्रस्ट को क्या कहते हैं, ये जो क्रस्ट है इसको हम क्या कहते हैं। तो इस क्रस्ट को जो है ना सर हम लिथोस्फीयर कहते हैं, इसको हम स्थल मंडल कहते हैं। ये हमारा स्थल मंडल है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा दुर्बलता मंडल है, ठीक है। तो ये स्थल मंडल है, ये दुर्बलता मंडल है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब ये है क्रस्ट। संवहनी तरंगे एक दूसरे की ओर चल रही है। अब जब बाबू संवहनी तरंगे एक दूसरे की ओर चल रही है, अब ठीक आ रही है वॉइस, वॉइस ठीक है, चलिए, ठीक है ना आवाज, आवाज ठीक है, ओके। देखिए आवाज अगर थोड़ी बहुत कम भी आ रही है तो कोई बात नहीं। देखिए आपको भी पता है कि मैं बहुत तेज तो नहीं बोल सकता ना अभी, क्लियर है, चलो। तो ये बात क्लियर है बेटा, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं। तो सर ये क्या है हमारा, ये मेंटल है बेटा, ये मेंटल है, ठीक है ना। ये मेंटल लिक्विड स्टेट में है, ये मेंटल भैया जी किस स्टेट में है,
ये मेंटल जो है ये लिक्विड स्टेट में है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर क्या चल रही है, यहाँ पर संवहनी तरंगें चल रही हैं। संवहनी तरंगों के प्रभाव से ये दो क्रस्ट बेटा आपस में एक दूसरे से टकराई। अब जैसे जो संवहनी तरंग है, संवहनी तरंग एक दूसरे की ओर चल रही है। जब ये संवहनी तरंग एक दूसरे की ओर चल रही है तो बेटा संवहनी तरंगों के प्रभाव से क्रस्ट भी एक दूसरे की तरफ आ रही है। दो प्लेटें हैं, ठीक है। अब जैसे संवहनी तरंग अगर एक दूसरे की ओर चली तो बेटा मेंटल चित्र के ऊपर क्रस्ट तैराव की स्थिति में है। जब संवहनी तरंग एक दूसरे की ओर चली तो उनके प्रभाव से बेटा, ठीक है, उनके फ्रिक्शन से ये जो क्रस्ट है, दो प्लेटें हैं, ये भी आपस में एक दूसरे के निकट आ रही हैं। ये दो प्लेटें भी आपस में एक दूसरे के पास आती जा रही हैं, 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 और फिर उसके बाद ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगी। जब ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगे, जैसे बच्चे, ठीक है, ये एक क्रस्ट है, ये दूसरी क्रस्ट है, संवहनी तरंगों के प्रभाव से दोनों आपस में एक दूसरे के नजदीक आई और नजदीक आने के बाद ये आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गई। जैसे ही एक दूसरे के साथ टकराएंगे तो बच्चे यहां से तरंग निकली, ये तरंग निकली, बोलो निकली कि नहीं। और ये जो आपने अभी सुनाई दी थी मेरी ताली के बजने पे, ये ध्वनि तरंग थी। तो ऐसे ही जब बच्चे इसके प्रभाव से ये प्लेटें जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, ठीक है ना, जब ये प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो टकराने के बाद बच्चे जहां पर, जिस बिंदु से सबसे पहले तरंग निकलेंगी उस बिंदु को हम लोग कहेंगे कि सर वह बिंदु भूकंपी मूल होगा। वह बिंदु क्या होगा सर, भूकंपी मूल। जब ये दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं और इन दो प्लेटों के आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद इन दो प्लेटों के आपस में, सॉरी, इन दो प्लेटों के आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद जहां से सबसे पहले तरंगे निकलेंगी, जिस स्थान से सबसे पहले वेव्स निकली, उस बिंदु को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, भूकंपी मूल कहेंगे। उसको हम फोकस कहेंगे, उसको हम फोकस कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम भूकंपी मूल कहेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको बहुत अच्छे से। मैंने क्या बोला बेटा, तो ये मेंटल चित्र है, ठीक है। ये मेंटल चित्र बेसिकली यहाँ पे संवहनी तरंगें चल रही हैं। संवहनी तरंगों के प्रभाव से ये जो संवहनी तरंगें हैं ना बच्चे, इन संवहनी तरंगों के प्रभाव से ये जो दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें कैसी भी हो सकती हैं, एक कॉन्टिनेंटल एक ओशनिक हो सकती है, दोनों ओशनिक हो सकती हैं, दोनों, ठीक है, कॉन्टिनेंटल हो सकती हैं। तो ये जो दो प्लेटें हैं आपस में एक दूसरे से टकराई, जब ये दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराएंगी, टकराने के बाद, ठीक है, जैसे ही आपस में एक दूसरे से टकराएं तो टकराने के बाद बेटा यहाँ से तरंगे निकलेंगी, ठीक है ना। और वो जो तरंगे जिस बिंदु से निकली उस बिंदु को भूकंपी मूल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर फोकस करना है। ये जो बेटा तरंग यहाँ से निकली है मेरे प्यारे बाबू, ये जो तरंग यहाँ से निकली है, ये सबसे पहले, ठीक है, अपने ठीक लंबवत वाले स्थान पे टकराएगी, यहाँ पे टकराएगी सबसे पहले। तो जहां पर ये टकराती है ना, वहां पर हम सबसे पहले कंपन को अनुभव करते हैं, ठीक है ना। जिस स्थान विशेष पर बेटा ये तरंग टकराएगी, ठीक है, तो उस स्थान पर ही तो हम सबसे पहले कंपन को अनुभव करेंगे। वहां पर बैठे हुए लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ हलचल हुई है, सबसे पहले उन्हीं को अनुभव होगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप लोगों ने कभी सुना होगा बेशक, कि इस पॉइंट को हम अधिकेंद्र कहते हैं सर। क्या कहते हैं इसको, अधिकेंद्र कहते हैं इस पॉइंट को। और अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं बच्चे, अंग्रेजी में हम इसे एपी सेंटर। एपी सेंटर का मतलब क्या है कि जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है, जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों को सर्वाधिक, ठीक है ना, या सबसे पहले अनुभव किया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। तो एपी सेंटर क्या है सर, वह स्थान, वह स्थान वह स्थान वह स्थान जहां पर, जहां पर भूकंपी तरंगों को, जहां पर भूकंपी तरंगों को को सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, अनुभव किया जाता है, जाता है ठीक है, ध्यान रखना। तो बेटा वो स्थान जहां पर सबसे पहले भूकंपी तरंगों को अनुभव किया जाता है, वो अधिकेंद्र, वो एपी सेंटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है सर, वो एपी सेंटर कहलाता है, ठीक है। अब ये जो सबसे पहली तरंग निकली ना, जो सबसे पहली तरंग भूकंपी मूल से निकलने के बाद बेटा धरातल पे टकराई, ये सबसे पहली तरंग जो
यहां से भूकंपी मूल से फोकस से निकलने के बाद धरातल पर टकराई, ये तरंग एक्चुअली पी तरंग है। सॉरी, ये तरंग क्या है बेटा? पी तरंग है। ठीक है, पी तरंग मतलब अंग्रेजी में इसको हम बोलेंगे प्राइमरी वेव्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव्स, पी तरंग, प्राथमिक तरंग। ठीक है सर। चलिए ठीक है, देखो बेटा, तो प्राइमरी वेव्स, ठीक है ना, पी तरंग, इसको हम देखेंगे एक बार प्राइमरी वेव को बेटा, पी तरंग को। ये पी तरंग क्या है, इसको पहले आप समझिए। ये प्राइमरी वेव्स क्या है, पी तरंग क्या है? तो देखो ये जो पी तरंग है ना सर, ये जो प्राइमरी वेव्स है, ये अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य तरंग होती है। बात समझ में आ रही है? ये कैसी होती है बेटा? अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ये जो प्राथमिक तरंग होती है, मतलब अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब है ये ध्वनि तरंगों की भांति है। ये जो प्राथमिक तरंग है, ये बिल्कुल ध्वनि तरंग की भांति है, साउंड वेव्स की तरह है। ये ध्वनि तरंगों की भांति है, ये बिल्कुल ध्वनि तरंग की तरह है बेटा, भांति है। और इस तरंग की सबसे खास बात ये होती है कि बेटा इस तरंग में माध्यम के कण, इस तरंग में माध्यम के कण, माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के की दिशा के समानांतर गति करते हैं, समानांतर गति करते हैं, गति करते हैं, गति करते हैं। ठीक है, एक बात ध्यान रखना बेटा, इस तरंग में माध्यम के जो कण है, माध्यम के कण बेटा, इस तरंग में जो माध्यम के कण है, इस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं। मैंने क्या बोला बेटा कि साहब इस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं। क्लियर है? देखो, पी तरंग प्राथमिक तरंग, ठीक है। अभी जो प्राथमिक तरंग है बेटा, ये अनुदैर्घ्य तरंगों की भांति होती है। अभी अनुदैर्घ्य तरंग क्या है, सबसे पहले तो मैं ये समझा दूं। अनुदैर्घ्य तरंग का मतलब होता है बेटा कि अनुदैर्घ्य तरंगों में जो पार्टिकल ऑफ मीडियम है, जो माध्यम के कण है, वह माध्यम के कण बेटा तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करेंगे। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करेंगे। माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करेंगे। मैंने फिर से बोला, माध्यम के कण भैया जी किसमें? माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद में रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है सर। ठीक है जी, मैंने क्या बोला? माध्यम के कण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं। जब माध्यम के कण बेटा तरंग की चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं, देखिए उसके समानांतर कंपन करते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। दूसरी ऐसी स्थिति आती है वहां पर वे एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। फिर माध्यम के कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, फिर माध्यम के कण एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पर होते हैं बेटा। ठीक है, तो एक टर्न ऐसा आता है बेटा जहां द पार्टिकल ऑफ द मीडियम एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है, दूसरा जहां पर पार्टिकल ऑफ मीडियम एक दूसरे से दूर दूर है। मतलब ये जो प्राथमिक तरंग है ना, प्राथमिक तरंग बेटा कौन सी तरंग? प्राथमिक तरंग वो है
जो फोकस से सबसे पहले निकली और फोकस से निकलने के बाद एपिसेंटर पे टकराई। फोकस क्या है? फोकस क्या है? फोकस वो पॉइंट है सर, ठीक है, जहां से भूकंपी तरंगें निकलती हैं। फोकस एक्चुअली वो पॉइंट है जहां से भूकंपी तरंगें निकलती हैं। एपिसेंटर क्या है सर? एपिसेंटर वो पॉइंट है सर जहां पर भूकंपी तरंगें सबसे पहले अनुभव की जाती है, अनुभव। तो सर फोकस से सबसे पहले कौन सी भूकंपी तरंगें निकली, कौन सी अर्थक्वेक वेव फोकस से सबसे पहले निकली? तो सर वो प्राइमरी वेव्स थी। प्राइमरी वेव्स थी क्योंकि वो सबसे पहले निकली, इसलिए वो प्राइमरी वेव्स थी। वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती है। अनुदैर्ध्य तरंगों को आई थिंक हम ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं, आप एक बार देख लेना। वो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। मतलब वो जो अनुदैर्ध्य तरंगें हैं वो बिल्कुल ध्वनि तरंगों की भांति है, जैसे हमारी ध्वनि तरंग होती है ना, बिल्कुल वैसी ही है ध्वनि तरंगों की भांति। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है बच्चे, इन तरंगों की, कि तरंगे जैसे जैसे ठीक है आगे प्रोपोगेट होती है ना, ये तरंगे जैसे जैसे आगे चलती है तो माध्यम के कण इन तरंगों की दिशा के साथ चलते हैं। ये प्रोपोगेट हो रही है, माध्यम के कण इनके साथ साथ चल रहे हैं। ये माध्यम के कण है, ये तरंग है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, दोनों एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, कहीं कहीं पर दूर होते हैं, कहीं कहीं पर नजदीक होते हैं, कहीं कहीं पर माध्यम के कण बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं। जहां पर माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं वहां पर हम कहते हैं इनको कंप्रेशन, संपीड़न। वहां पर संपीड़न कहते हैं कंप्रेशन। जहां पर माध्यम के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं वहां पर हम इनको कहते हैं रेयरफैक्शन, विरलन। ठीक है, तो जहां पर एक दूसरे के निकट है वहां पर हम इनको क्या कहेंगे? वहां पर हम इनको कंप्रेशन कहेंगे, संपीड़न कहेंगे बच्चे। और जहां पर वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर है तो वहां पर हम इनको क्या कहेंगे? रेयरफैक्शन कहेंगे, रेयरफैक्शन कहेंगे, ठीक है, बिरलन कहेंगे। जहां पर माध्यम के कण एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक है वहां संपीड़न, जहां पर माध्यम के कण एक दूसरे से दूर है वहां पे विरलन, जहां पे निकट है वहां पे संपीड़न, जहां पे दूर है वहां पे विरलन। ठीक है जी, तो ये बात ध्यान रखना। ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, ध्वनि तरंगों की भांति होती हैं। इस तरंग में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं बच्चे। कैसे गति करते हैं? समानांतर गति करते हैं। ये बात क्लियर है ना? अच्छा, इसके बाद इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है इन तरंगों की? कि ये तरंगे बेटा, ठीक है, ठोस में, द्रव में और गैस में, तीनों ही माध्यम में गति करती हैं। तो सर ये जो वेव्स है ना, ये वेव्स मेरे प्यारे बच्चे आपके सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही मीडियम में प्रोपेगेट होंगे, गति करेंगी। तो ये तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों ही माध्यम में गति करती हैं, तीनों ही माध्यम में गति करती हैं, माध्यम में गति करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये जो तरंग होती है ना बेटा, ये तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम में गति करेंगी। ये तरंग तीनों ही माध्यम में चलेंगी, ठोस में भी चलेंगी, द्रव में भी चलेंगी और बेटा ये गैसीय माध्यम में चलेंगी। क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद देखो बच्चे, जैसे ही ये निकली, ठीक है, फोकस से पी वेव्स, ठीक है, तो पी वेव्स के निकल जाने के बाद, ठीक है, जैसे ही पी वेव्स निकली फोकस से, तो फोकस से पी वेव के निकल जाने के बाद, यहां पर फोकस करना बेटा चलिए, तो यहां से बेटा क्या निकली? पी वेव्स निकली। तो पी वेव्स के निकल जाने के बाद जो दूसरी तरंग निकलेगी वह दूसरी तरंग बेटा कौन सी होगी? वह दूसरी तरंग एस तरंग होगी। देखो मैंने उसको ऐसे दर्शाया है, एस तरंग को मैंने जिगजैग से, ये जो है बेटा ऐसे करके, इससे मैंने एस तरंग को दर्शाया है, एस तरंग को दर्शाया है सेकेंडरी वेव्स। और जो ये है इससे मैंने बच्चे किसको दर्शाया है? पी तरंग को दर्शाया है। ठीक है, ध्यान रखना, पी तरंग को दर्शाया है मैंने, पी तरंग को दर्शाया है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। एस तरंग को मैंने इससे डिनोट किया है, पी तरंग को ऐसे डिनोट किया है। तो एस तरंग क्यों है? क्योंकि बच्चों ये प्राइमरी तरंगों के बाद, ये प्राइमरी वेव्स के बाद प्रोपेगेट हुई। ठीक है, तो हम एस तरंगों के बारे में चर्चा करेंगे। एस तरंग, इनको हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं, नाम से ही क्लियर है सेकेंडरी वेव्स कहते हैं एस तरंग। ठीक है, जैसा कि क्लियर है, सेकेंडरी वेव्स बेटा एस तरंग। अब ये जो एस तरंग है, ये जो सेकेंडरी वेव्स हैं सर,
ठीक है, इनके बारे में प्लीज आप यहाँ पर ठीक है फोकस कीजिएगा सब लोग यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा एस तरंग इज व्हाट, एस तरंग क्या है बच्चे? तो फोकस से प्राइमरी वेव्स के निकलने के बाद निकलने के बाद निकलने के बाद जो तरंगें निकलती हैं, जो तरंगें निकलती हैं उन्हें उन्हें एस तरंग कहते हैं, उन्हें एस तरंग कहते हैं। सॉरी, एस तरंग कहते हैं। एस तरंग क्या है सर? तो भैया जी एस तरंग का मतलब है फोकस से प्राइमरी वेव्स के, बेटा फोकस से प्राइमरी वेव्स के निकल जाने के बाद, अब ये फोकस था, ये बाबू फोकस था। फोकस क्या है सर? वो पॉइंट जहां से भूकंपी तरंगे सबसे पहले निकलती है, फोकस है। और जहां पर भूकंपी तरंगे सबसे पहले अनुभव की जाती हैं, वो पॉइंट क्या है सर? वो पॉइंट एपिसेंटर है। वो पॉइंट क्या है भैया जी? तो वो पॉइंट हमारा एपिसेंटर है। ये बात समझ में आती है? वो पॉइंट एपिसेंटर है और वो पॉइंट फोकस है। फोकस मतलब जहां से सबसे पहले भूकंपी तरंगे निकली और जहां पे सबसे पहले महसूस की गई, अनुभव की गई। अब जैसे मेरा थप्पड़ निकला तो यहां से, लेकिन अनुभव कब हुआ? जब वो गाल पे पड़ा, तब वो अनुभव हुआ ना। ये ठीक वही है, निकला यहां से। ठीक, अब मेरे सामने कोई आदमी खड़ा है ऐसे करके, क्लियर है, और मैंने ऐसे करके यूं निकल तो यहां से गया ना, और पड़ा वहां पे जाके। बस वही वाली बात है। तो जहां से सबसे पहले निकला वो पॉइंट क्या है? फोकस। और जहां पे सबसे पहले महसूस हुई वो क्या है सर? वो पॉइंट, वो एपिसेंटर कहलाता है, वो एपिसेंटर कहलाता है। अब देखना बच्चे, फोकस से प्राइमरी वेव्स के निकलने के बाद जो तरंगे निकलती हैं उनको एस तरंगे कहते हैं। एस तरंग मतलब सेकेंडरी वेव्स। ये ध्यान रखना, ये प्रकाश तरंगों की भांति अनुप्रस्थ तरंग है, ये अनुदैर्घ्य नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो प्रकाश तरंगों की भांति ये अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंगों की भांति ये अनुप्रस्थ तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है, भांति ये अनुप्रस्थ तरंग है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है बेटा, किसकी भांति? प्रकाश तरंगों की तरह। जैसे प्रकाश तरंग होती है ना, ठीक वैसे ही बेटा प्रकाश तरंगों की तरह ये अनुप्रस्थ तरंग है। अब अनुप्रस्थ तरंग है तो इसमें बेटा क्या होता है? इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। ये ध्यान रखना, इस तरंग में द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, माध्यम के कण तरंग की चलने की दिशा के ठीक है वर्टिकल कंपन करते हैं। तो इसमें क्या होता है सर? इसमें माध्यम के कण, इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, लंबवत कंपन करते हैं, कंपन करते हैं, कंपन करते हैं बेटा। तो इसमें माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना है, माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। अब बेटा जो इसका ऊपर उठा हुआ भाग होता है तरंग का, उसे हम सरंग कहते हैं। ध्यान रखना, ये आपने पढ़ा भी होगा, क्रेस्ट। जो ऊपर वाला भाग है उसे सरंग कहते हैं, जो नीचे वाला भाग है उसे हम गर्त कहते हैं, ट्रफ। ये मैंने पहले भी शायद आपको बताया है, ट्रफ कहते हैं। या फिर खाकी 1.0 में, पहले वाले खाकी बैच में आपने मुझसे फिजिक्स पढ़ी होगी तो मैंने वहां पर समझाया होगा बच्चे, है ना। जब आपने मुझसे वहां पे फिजिक्स पढ़ी है तो मैंने क्या बोला बेटा? इसके ऊपर उठे हुए भाग को सरंग, नीचे वाले भाग को गर्त। इसके ऊपर उठे हुए भाग को क्या बाबू? सरंग, क्रेस्ट। और नीचे वाले भाग को क्या बच्चे? गर्त, ट्रफ, ट्रफ। इसके ऊपर वाले भाग को सरंग, क्रेस्ट, और नीचे वाले भाग को क्या बच्चे? गर्त, ट्रफ कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। ट्रफ कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, ट्रफ कहते हैं। चलिए ठीक है सर। तो इसके ऊपर वाले भाग को सरंग, नीचे को गर्त, ऊपर को सरंग, नीचे को गर्त। तो यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है,
यहाँ पर माध्यम के कण तरंग की दिशा के लंबवत, ठीक है, यहाँ पर माध्यम के कण बेटा तरंग की चलने की दिशा के लंबवत वर्टिकल कंपन करते हैं। इस तरंग को हम एस तरंग कहते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि इन दोनों में से कौन सी एक तरंग होगी? जी बच्चे, इनमें से कौन सी एक तरंग होगी, प्राइमरी या सेकेंडरी, जिसकी गति ज्यादा होगी, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? तो आप मुझे बताइए इनमें से किस तरंग की वेलोसिटी ज्यादा होगी? बताइए। एक बच्चा कह रहा है कि हिंदी में भी बताओ, एक कह रहा है इंग्लिश में भी। अब मैं कैसे मान लूं? एक कह रहा है इतना डीप पढ़ाने का टाइम नहीं है, ठीक है, ये मुझे बेहतर पता है, ये मुझे बेहतर पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, कितना पढ़ाना है, ये मैं तुमसे बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। जितने महीने नहीं हुए बेटा तुम्हें तैयारी करते हुए, उतनी सालों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। कौन से एग्जाम में कितना पूछा जाता है मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, ठीक है। तो इसलिए फालतू का ये जो ज्ञान है ये आप अपने पास रखें प्लीज बेटा, ठीक है, मुझे पढ़ाने दें, ठीक है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का काम जो है वो आपके कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप कराना है, आपके कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कराते हुए आपको फैक्ट याद करवाने हैं जो एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। चलिए बहुत अच्छे। मैंने पूछा कि इनमें से कौन सी तरंग की गति सबसे ज्यादा होती है, तो जवाब आया कि सर पी तरंगों की। बिल्कुल सही है बेटा, ये ध्यान रखना आप कि पी तरंगों की गति जो है, पी तरंगों की गति गति एस तरंगों से अधिक होती है, एस तरंगों से अधिक होती है, अधिक होती है। पी तरंगों की गति एस तरंगों से अधिक होती है। बेटा कितनी अधिक होती है? 66% अधिक होती है। थोड़ा बहुत भी नहीं बच्चे, 66% अधिक होती है, 66% ज्यादा होती है। तो पी तरंगों की गति बेटा एस तरंग से 66%, 66% ज्यादा होती है पी तरंगों की गति, ठीक है, एस तरंग से। अच्छा, अब हम यहाँ पर आ जाते हैं दोबारा से, ठीक है जी। हम जहां से चले थे एक बार हम उस कॉन्सेप्ट को पूरे को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, और फिर ठीक है आगे आने वाले मुश्किल से 15 मिनट में हम इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है जी। चलिए, मैंने क्या बोला सर? मैंने ये बोला कि ये क्रस्ट है। एक्चुअली जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट बेटा प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। ये जो पूरा क्रस्ट है, ठीक है, ये क्रस्ट प्लेटों से मिलकर बना हुआ है। अब या तो ये प्लेट है आपकी कॉन्टिनेंटल होंगी या फिर ओशनिक होंगी, वट एवर, कोई भी प्लेट है। संवहनी तरंगों के प्रभाव से दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के नजदीक आई। जब वो नजदीक आई, टकराई, जब वो टकराई तो एक ऐसा पॉइंट बना जहां से सबसे पहले बचे प्राइमरी वेव्स निकली। वो जो प्राइमरी वेव्स निकली, वो प्राइमरी वेव्स बेटा ऊपर धरातल पर जहां टकराई, वो प्राइमरी वेव्स ऊपर धरातल पे जाके टकराई। अब वो प्राइमरी वेव्स ऊपर धरातल पे जहां पर सबसे पहले टकराई, सबसे पहले, और जहां पर इनको सबसे पहले अनुभव किया गया, उनको हम अधिकेंद्र बोलेंगे, ठीक है बच्चे। तो ये प्राइमरी वेव्स यहां से निकली और निकलने के बाद बेटा धरातल पर पहुंची, धरातल पर उन्होंने हिट किया, ठीक है। अब जैसे ये मान के चलिए आप, ठीक है, इधर देखिए, ये है बेटा धरातल और ये है प्राइमरी वेव्स। ये प्राइमरी वेव्स फोकस से निकली और फोकस से निकलने के बाद बेटा धरातल के जिस पॉइंट को उन्होंने सबसे पहले हिट किया, सबसे पहले, तो वहीं पर ये सबसे पहले अनुभव की जाएंगी। और जहां पर ये सबसे पहले अनुभव की जाएंगी बेटा, वहां पर इनको एपिसेंटर कहेंगे। तो वह स्थान जहां पर भूकंपी तरंगों को सबसे पहले अनुभव किया जाता है, फील किया जाता है, उसको एपिसेंटर कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी वेव्स के निकलने के कुछ सेकंड बाद ही एपिसेंटर्स, प्राइमरी वेव्स के निकलने के कुछ सेकंड बाद ही बेटा, ठीक है, एपिसेंटर पर ये अनुभव कर ली जाएंगी, एपिसेंटर पर। तो ये फोकस से प्राइमरी वेव्स निकली और फोकस से प्राइमरी वेव्स निकलने के बाद बेटा, तो वो स्थान जहां से प्राइमरी वेव्स या फिर जहां से भूकंपी तरंगें निकलती हैं, तो वो क्या है? फोकस। जहां पे सबसे पहले अनुभव की जाती है वो क्या है? एपिसेंटर। फोकस से निकली, निकलने के बाद एपिसेंटर पे अनुभव की गई सबसे पहले कौन सी? प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स के निकल जाने के बाद जो दूसरी वेव्स निकली वो सेकेंडरी वेव्स थी। प्राइमरी वेव्स के बाद जो दूसरी वेव्स निकली बाबू, वो दूसरी वेव्स कौन सी थी? वह दूसरी वेव्स सेकेंडरी वेव्स थी, वो एस वेव्स थी, ठीक है, द्वितीयक तरंगें थी जो निकली। अब क्या है बेटा कि एपिसेंटर में बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो चुकी है। एपिसेंटर में ऐसी बहुत सारी तरंगें बेटा, ठीक है, स्टोर हो चुकी हैं कंपैरेटिवली, जिनकी आवृत्ति, ठीक है, थोड़ी सी अधिक है, जिनकी आवृत्ति अधिक है वो एपिसेंटर पे स्टोर होगी। मतलब एपिसेंटर पर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा भाग स्टोर हो गया।
अब वो क्या करेगा बच्चे कि ऊर्जा का वह जो भाग है ना, वो बच्चे तरंगों के रूप में रिलीज होगा। और वह जब तरंगों के रूप में रिलीज होगा, तो जो तीसरी तरंग है ना बच्चे, वो तीसरी तरंग निकलेगी ही एपीसेंटर से। जो तीसरी तरंग है, वो तीसरी तरंग निकलेगी ही एपीसेंटर से बेटा। किससे? एपीसेंटर से। और उसको हम लोग कहेंगे एल तरंग। क्या कहेंगे बच्चे? एल तरंग। लव वेव्स इसको बोलते हैं। लव वेव्स इसको बोलते हैं, ठीक है, एल तरंगों को। क्योंकि वो वैज्ञानिक लव साहब थे जिन्होंने इनके बारे में, इन तरंगों के बारे में सबसे पहले बताया। वो वैज्ञानिक ही लव साहब थे। लव वेव्स बोलती हैं ये बेटा। लव वेव्स जो है, एल तरंग है, ये अधिकेंद्र से निकलती हैं। कहां से निकलती हैं? एपीसेंटर से। ये अधिकेंद्र मतलब एपीसेंटर से। एपीसेंटर से, एपीसेंटर से निकलने वाली, एपीसेंटर से निकलने वाली वाली, ठीक है ना, कम आवृत्ति की, कम आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव। कम आवृत्ति की अनुप्रस्थ तरंग मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, अनुप्रस्थ तरंग होती है, होती है। ठीक है सर। ये एपीसेंटर से निकलने वाली कम आवृत्ति की क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है बच्चे, ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग होती है। इनकी गति सबसे कम होती है, इनकी गति सबसे कम होती है, इनकी गति सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। परंतु, परंतु इनसे होने वाला विनाश, परंतु इनसे होने वाला विनाश सर्वाधिक होता है। होने वाला विनाश सर्वाधिक होता है, सर्वाधिक होता है। अब सर ये बात समझ में नहीं आई कि इनकी गति सबसे कम है लेकिन इनसे होने वाला विनाश सबसे ज्यादा है। ये बात सर कुछ मेरे पल्ले नहीं बैठी, ये मेरे दिमाग में नहीं पहुंची कुछ। ये मुझे समझाओ। तो देखो बेटा, देखिए यहाँ पे देखना, ये थे पी तरंग। देखो ये धरातल है और ये फोकस से सबसे पहले निकली पी तरंग। पी तरंग के बाद निकली एस तरंग। अब एस तरंग के बाद जो एल तरंग निकली है वो कहां से निकली है? वो इसी धरातल पे जो एपी सेंटर है वो एपी सेंटर से निकली है। तो जब वो एपी सेंटर से निकली है ना, और वो बेसिकली कैसे गति कर रही है? माध्यम के कणों के लंबवत। तो बेसिकली वो वर्टिकल गति कर रही है, ऐसे पानी में लहराए ले ले राजा, ठीक है, डेट टाइप ऑफ मोशन। ठीक है, जैसे पानी में लहर आती है ना, तो वो इस तरह की मोशन कर रही है, वो इस तरह की गति कर रही है। अब तुम सोच के देखो, ये धरातल है, धरातल पर पहली तरंग आई माफ कीजिएगा, धरातल पर पहली तरंग आई पीबीएफ्स। तो धरातल पर जो पहली तरंग बेटा पीबीएफ्स आई, ठीक है, इसने एक झटका दिया। धरातल की जो ऊपर लोग रह रहे होंगे थोड़े से झटक गए होंगे। फिर एस तरंग आई, ठीक है, एस तरंग की गति तो पी से भी कम थी, तो और हल्का झटका मिला उनको, वो फिर थोड़ा सा। लेकिन उनको पता है कि मम्मी ने बोला है कि जैसे ही दो झटके अनुभव हो जाए तो तीसरे के आने का वेट नहीं करना, तुरंत खुले मैदान में चला जाना है, क्योंकि तीसरा भयंकर आने वाला होगा। ठीक है, ऐसा उनकी मम्मी ने बता रखा था बचपन में। ठीक है बेटा, ऐसे बता देता है बचपन में, मम्मी ने बता दिया था, पापा ने बता दिया था। भूकंपीय हिस्से वाले जो इलाके होते हैं ना, जो बेसिकली भूकंपी तीव्रता वाले इलाके होते हैं, तो भूकंपी तीव्रता वाले इलाकों में, ठीक है, ये पहले से ही पता होता है कि जैसे दो झटके आए तो तुरंत दो झटके तक घर खाली कर दे रहा है, किसी ऐसे स्थान पे पहुंच जाना है जो खुला हो बिल्कुल, जहां पर किसी बिल्डिंग अथवा इमारत के गिरने की कोई संभावना ना हो। ठीक है, बिल्कुल। तो पहले आया पी, दूसरा आया एस, अब तीसरा जो है एल वेव्स, लब वेव्स। ये बेटा कहां से चली है? ये चली धरातल से ही है। और जब ये धरातल से चली है तो ये ऐसे चलेंगी, ये ऐसे चलेंगे। अब सोच के देखो, पहले जो मकान थे या बिल्डिंग्स थे उन पे क्या हुआ बेटा? ठीक है, मकान या बिल्डिंग्स इसके ऊपर है, तो मकान या बिल्डिंग्स इसके ऊपर है। जैसे ये है बच्चे धरातल, इस धरातल के ऊपर ये मकान है, तो पहले एक झटका लगा, ठीक है, तो झटका लगा बच्चे, तो बिल्डिंग में बैठे हुए लोगों को ऐसे एक झटका लगा। फिर दूसरा एस वेव्स आई, फिर झटका लगा। अब तीसरा सर जो एल वेव्स आई, एल वेव्स ने तो धरातल को ही तोड़ दिया। तो सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी होंगी? एल वेव्स होंगी। लेकिन ये सबसे कम तीव्रता की होती है, क्योंकि एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअल में जनरेट नहीं हुई फोकस से,
ये एक्चुअल में फोकस से जनरेट नहीं हुई है, तो इनके पास ऊर्जा बहुत कम है, बेचारियों के पास ऊर्जा बहुत कम है, क्योंकि फोकस से नहीं आई, ये एपिसेंटर से बनी है, तो इसलिए इनके पास ऊर्जा बेशक कम है, आवृत्ति इनकी कम है, ये कम आवृत्ति की, कम ऊर्जा की है, लेकिन विनाशकारी सबसे ज्यादा है, विनाशकारी सबसे ज्यादा है। अब जैसे आप मेरे पास खड़े हो, आप मेरे पास में खड़ी हो और मैं आपसे बोल रहा हूँ, और सोनू क्या हाल है, मुझे धीरे बोलना पड़ेगा, और सोनू क्या हाल है, सोनू कह रहा है बस ठीक है, मैंने कहा और सोनू सब ठीक है, कि हाँ सब ठीक है, ऐसी बात चल रही है हमारी और सोनू की। अब सोनू है मुझसे बहुत दूर, मान के चलिए कि 2 किलोमीटर दूर है सोनू, और मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, अरे सोनू, अरे भाई सुनना है, वो बेचारा सुन ही नहीं रहा। तो वो वाली बात है, देखिए चाहे इनकी गति या इनका वेग ज्यादा हो, लेकिन प्रभाव पड़ ही नहीं रहा सोनू पे, क्यों, क्योंकि सोनू दूर है, ठीक है। और जब सोनू मेरे पास था, मैं बिल्कुल धीरे से बोला, गति कम थी, ऊर्जा भी कम थी, फिर भी सोनू ने सबको सुन लिया, क्यों, क्योंकि सोनू मेरे पास था, सोनू मेरे पास था। ठीक है सर, ये बात क्लियर है। तो एल तरंग अधिकेंद्र से निकलने वाली कम आवृत्ति की तरंगों को, ठीक है बच्चे, हम एल तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगे का मतलब है कि यहां पर भी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, यहां पर भी माध्यम के कण कण तरंग संचरण की दिशा के दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, कंपन करते हैं। ये ध्यान रखना। तो माध्यम के कारण तरंग संचरण की दिशा की बेटा लंबवत कंपन करते हैं एल तरंगों में। इनकी गति सबसे कम होती है, इनसे होने वाला विकास विनाश सर्वाधिक होता है। चलिए, भूकंपी तरंगे बेटा कौन कौन सी हैं, इनको हम देख लेते हैं। भूकंपी तरंगे कौन कौन सी हैं, प्लीज यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। तो देखो, आपने 3 तरंगे तो पढ़ी ली, भूकंपी पी, एस और एल, ठीक है। ये 3 भूकंपी तरंगे तो आप जानते ही हैं कि सर पी है, एस है और एल है। ये 3 भूकंपी तरंगे हम सब लोग जान रहे हैं, ये 3 भूकंपी तरंगे पी, एस और एल, ठीक है। इसके अलावा बच्चे आपका पी एस्ट्रिक, एस एस्ट्रिक, पी जी और एस जी, ये भूकंपी तरंगे हैं, ठीक है। ये भूकंपी तरंगे हैं पी एस एल, पी एस्ट्रिक, एस एस्ट्रिक, पी जी और एस जी। टोटल कितनी, 3 और 2 5 और 7, ये 7 भूकंपी तरंगे होती हैं, 7, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र, अगला जो कॉन्सेप्ट है छाया क्षेत्र। ये भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र क्या है, इसको मैं आपको बताता हूं, देखिए बच्चे, ठीक है। ये है मेंटल बेटा, ठीक है। और मेंटल क्षेत्र कैसा है, मेंटल क्षेत्र लिक्विड स्टेट में है। मेंटल क्षेत्र जो है बच्चे, ये लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, मतलब ये तरल अवस्था में है, ये तरल अवस्था में है बेटा, कौन सा, मेंटल क्षेत्र, ये ध्यान में रखना है बाबू। तो साहब, ये जो मेंटल क्षेत्र है, ये मेंटल क्षेत्र किसमें है, लिक्विड स्टेट में है, मेंटल क्षेत्र है तरल अवस्था में। और तरल अवस्था में होने वाले मेंटल क्षेत्र में संवहनीय तरंगें चलती हैं बाबू, कितनी बार बता चुके हैं, कॉन्वेक्शनल वेव्स चलती हैं। तो इसमें चल रही हैं संवहनीय तरंगें, सर क्या चल रही है इसमें, संवहनीय तरंगें चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पर। और इनके ऊपर है इनके ऊपर है सर 2 प्लेट, इनके ऊपर 2 प्लेट है बाबू, ठीक है, ध्यान रखना है, इनके ऊपर 2 प्लेटें हैं। इनके ऊपर ये 2 प्लेटें हैं। संवहनी तरंगों के प्रभाव से बेटा, ये ध्यान रखना है, संवहनी तरंगों के प्रभाव से दोनों प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराई, ठीक है, यहाँ धरातल है। तो जब ये संवहनी तरंगों के प्रभाव से बेटा ये दोनों प्लेटें आपस में टकराई, तो फोकस से, कहाँ से बच्चे, फोकस से सबसे पहले पी वेव्स निकली, फिर एस वेव्स निकली, ठीक है ना। तो जहां पर ये सबसे पहले अनुभव की गई, वो क्या था बेटा, जिस पॉइंट पे सबसे पहले अनुभव की गई,
वो एपिसेंटर था। वो पॉइंट कौन सा था? एपिसेंटर। तो एपिसेंटर पर ये जो है सबसे पहले अनुभव की गई, एपिसेंटर पर ये बेटा सबसे पहले अनुभव की गई कौन सी? ठीक है, आपकी ये वेव्स। चलो, अब इनका छाया चित्र क्या है? शैडो रीजन। छाया चित्र का मतलब है जहां पर ये नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती। तो देखो, मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक बात बताई थी मेरे प्यारे बाबू, अगर आपको याद होगी, ये जो पी तरंगे हैं, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में गति करती हैं। ठीक है जी, ध्यान रखना। पी तरंगों पे आओ। तो पी तरंग मैंने आपको बताया था बेटा कि ठोस, द्रव, गैस तीनों ही माध्यम में गति करती हैं, लेकिन ठोस में इनकी गति सर्वाधिक होती है, लिक्विड में और कम हो जाती है, और गैस में और कम हो जाती है। मतलब इनकी गति ठोस में सबसे ज्यादा है, ठोस से लिक्विड में थोड़ी सी और कम हो जाएगी, और लिक्विड से गैस में बेटा इनकी गति और कम हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है आपकी एस तरंग, एस तरंग ध्यान रखना बेटा अनुप्रस्थ तरंग है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की पहचान ही होती है बाबू, ये तुम्हारे सर की कसम खा के बता रहा हूं, ये केवल ठोस माध्यम में ही गति कर पाती है, ठोस माध्यम में ही गति कर पाती है, में ही गति कर सकती है। ठोस माध्यम में ही गति कर सकती है, ठीक है ना। गैस माध्यम में, गैस माध्यम में इनकी गति, इनकी गति कम हो जाती है। सॉरी, द्रव माध्यम में, माफ करना, सॉरी बेटा, द्रव माध्यम में। तो ये केवल ठोस माध्यम में गति कर पाती है, द्रव माध्यम में इनकी गति कम हो जाती है और ये विलुप्त हो जाती है, कम हो जाती है और ये विलुप्त हो जाती है, और ये विलुप्त हो जाती हैं बाबू। बताओ इन बेचारी के साथ क्या हुआ? इन बेचारियों के साथ क्या हुआ कि केवल ठोस माध्यम में ही गति कर सकती हैं, द्रव माध्यम में इनकी गति बहुत कम हो जाती है, और इतनी कम हो जाती है कि बेचारी विलुप्त तक हो जाती है। ये क्या हो जाती है बच्चे? ये विलुप्त तक हो जाती है। किस माध्यम में भैया जी? ठीक है, द्रव माध्यम में, है ना जी। चलो, अब ये जो है, जो मैं छाया चित्र आपको बता रहा हूँ, पी तरंग, पी तरंग बेटा यहाँ पे भी जाएगी, पी तरंग बाबू, ये देखना, पी तरंग यहाँ पे भी जाएगी, 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 क्योंकि ऊपर तो ठोस है, ये तो भूपरपटी है। तो जब ऊपर ठोस है, भूपरपटी है, तो बेटा वो यहाँ तक तो जाएगी जाएगी। जब वो नीचे आएगी तो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, क्योंकि मेंटल क्या है? मेंटल द्रव अवस्था में है। मेंटल द्रव अवस्था में तो बेटा ये द्रव अवस्था में चलेंगी जरूर, मेंटल द्रव अवस्था में है तो द्रव अवस्था में ये चलेगी जरूर, ठीक है, लेकिन इसकी गति कम हो जाएगी। तो ये द्रव अवस्था में बेटा चलेगी जरूर, लेकिन इसकी गति क्या हो जाएगी? इसकी गति कम हो जाएगी, चलेगी जरूर द्रव अवस्था में, ऐसा नहीं, क्योंकि आपको पता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, आप बहुत अच्छे से जानते हो बच्चे कि ठोस, द्रव और गैस ये तीनों ही माध्यम में गति करती हैं। जब ये बेटा ठोस, द्रव और गैस तीनों ही माध्यम में गति कर रही हैं, तो ये निकली, और ये निकलने के बाद बच्चे जो है ना, ठोस में तो गई गई, अर्थात क्रस्ट में तो पूरे में ही गई, ये क्रस्ट में तो पूरे में ही गई, पूरी क्रस्ट में गई, लेकिन पूरे क्रस्ट में जाने के बाद, ठीक है, जब ये मेंटल की तरफ आई, तो मेंटल किस में है? मेंटल द्रव अवस्था में है। बाबू मेंटल किस में है? मेंटल द्रव अवस्था में है, ध्यान रखना। मेंटल किस में है? मेंटल द्रव अवस्था में है। जब मेंटल द्रव अवस्था में है तो आएंगी ये मेंटल में भी, आएंगी मेंटल में भी, लेकिन बेटा द्रव अवस्था में इनकी गति हो जाएगी बहुत कम, और एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब इनकी गति इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी, इतनी कम हो जाएगी कि मेंटल में और अंदर नहीं घुस पाएंगी। तो ये जो बना हुआ है ना कोण 103 डिग्री, यहां तक पी तरंग उपस्थित नहीं है। इस 103 डिग्री के कोण तक पी तरंग नहीं देखने को मिलेगी, इससे ऊपर आपको पी तरंग देखने को मिलेगी। 103 से ऊपर ऊपर आपको यहां तक पी तरंग देखने को मिलेगी, लेकिन 103 डिग्री तक आपको पी तरंग देखने को नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो पी तरंग का छाया चित्र होता है वो होता है 103 डिग्री, शैडो जोन। पी तरंग का जो छाया चित्र है बेटा वो क्या है? 103 डिग्री है। मेरी बात आ गई समझ में? पी तरंग का छाया चित्र कितना है? 103 डिग्री। कैसे है 103 डिग्री? जी बेटा, कैसे है 103 डिग्री? क्योंकि देखो पी तरंग है, ठोस में गति करेगी करेगी, ठोस में कोई नहीं रोकने वाला, ठोस में चल रही है। तो बेटा क्रस्ट तो पूरी ठोस है, अब जब क्रस्ट पूरी ठोस है तो ठोस में आराम से मजे से गति कर रही है। ठोस में बेटा देखो मजे से गति कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे बाबू, इसे ठोस में मजे ले रही है, ठोस में
खूब आराम से गति कर रही है बच्चे ये ठोस में। लेकिन ठोस के बाद जैसे ही ये मेंटल में आएगी, लेकिन जब ये मेंटल में जाएगी जब ये मेंटल में जाएगी तो मेंटल में आप क्या देखोगे कि मेंटल में ये मेंटल में एक सर्टेन क्षेत्र तक घुस के आर पार हो जाएगी। मेंटल में एक सर्टेन क्षेत्र से घुसकर ये आर पार हो जाएगी एक निश्चित क्षेत्र तक, मतलब जहां तक ये मेंटल को चीर सकती है, भेज सकती है, वहां तक तो मेंटल को भेजते हुए निकल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मेंटल में गहराई में जाएंगे वो नहीं उतर पाएगी। क्यों नहीं उतर पाएगी? क्योंकि द्रव में उसकी गति कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि बेटा वो बीच में ही मर जाएगी, निकल नहीं पाएगी। तो 103 डिग्री तक, कितने डिग्री तक? 103 डिग्री तक ध्यान रखना है। 103 डिग्री तक जो छाया चित्र बनेगा वो किसका बनेगा? पी तरंग का। किसका बनेगा? पी तरंग का छाया चित्र 103 डिग्री तक, पी तरंग का छाया चित्र। अब इसके बाद यहां पर आए हम, ये है हमारी कौन सी तरंग बेटा? ये हमारी एस तरंग। ये हमारी बाबू कौन सी? एस तरंग। ये हमारी एस तरंग है, ये एस तरंग है। एस तरंग ऊपर तो गति करेगी खूब मजे से। क्यों गति करेगी बेटा एस तरंग ऊपर मजे से? बताओ क्यों गति करेगी बेटा एस तरंग मजे से? मेरे साथ साथ बोलो। एस तरंग इसलिए मजे से गति करेगी क्योंकि भैया जी ऊपर ठोस है, और ठोस में तो एस तरंग बेटा तो दारा सिंह है। ठोस में एस तरंग को कोई रोकने वाला है माइके का लाल? कोई नहीं बेटा। ठोस में तो खूब अंदर तक जाएगी, मन करके ठोस में अंदर तक जाएगी, ठोस में जाएगी, ठोस से आर पार हो जाएगी, क्योंकि ठोस में गति कर पाएगी, क्योंकि वो कैसी तरंग है? वो एस तरंग है ना बच्चे? तो ठोस में तो बहुत अच्छे से जाती है क्योंकि एस तरंग है, ठोस में खूब मजे से गति करेगी। लेकिन बच्चे द्रव में एस तरंग गति नहीं कर सकती क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग है, द्रव में वो गति नहीं कर सकती। और जब वो बच्चे द्रव में गति नहीं कर पाएगी, जब वो द्रव में गति नहीं कर सकती, तो इसका मतलब है कि ये जो इतना क्षेत्र है ना, यहां तक वो अनुपस्थित है। इस क्षेत्र तक वो क्या है बेटा? अनुपस्थित है। ये क्षेत्र 143 डिग्री है, क्योंकि वो द्रव में तो आ ही नहीं सकती। जब द्रव में नहीं आ सकती तो मेंटल में तो आएगी नहीं बेटा। द्रव में नहीं आएगी तो मेंटल में आएगी ही नहीं। तो इसलिए जो एस तरंग का छाया क्षेत्र होता है वो 143 डिग्री होता है। एस तरंग का छाया क्षेत्र कितना होता है? 143 डिग्री होता है एस तरंग का छाया क्षेत्र बाबू। ठीक है, क्लियर है? एस तरंग का छाया क्षेत्र कितना है? बोलो, एस तरंग का छाया क्षेत्र कितना है? 143 डिग्री। अब दो कॉन्सेप्ट और है। एक होता है बेटा, बस 2 मिनट का कॉन्सेप्ट है, 2 मिनट का बच्चे, होमोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन और आइसोसिस्मल लाइन। बस दो कॉन्सेप्ट हैं। आइसोसिस्मल लाइन, दो कॉन्सेप्ट है बस बाबू। एक होमोसिस्मल लाइन, एक आइसोसिस्मल लाइन। इनको समझ लो, इन दोनों कॉन्सेप्ट को बस। ठीक है, इनको समझ लाला तो लाइफ जिंगा डाला। ठीक है, ये वाली बात है बेटा, बस इनको समझ लो, दो कॉन्सेप्ट 2 मिनट के। देखो, होमोसिस्मल लाइन का मतलब है कि एक समान समय में आने वाली भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली लाइन। समान समय में, ठीक है, ध्यान रखना, समान समय में, बस यहां पर रखना, समान समय में आने वाले भूकंपों को, आने वाले भूकंपों को या भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली लाइन, मिलाने वाली लाइन। देखो, मैं आपको बताता हूं कैसे बेटा, मैं आपको बताता हूं कैसे बेटा। जैसे देखिए, अभी कितना टाइम हो रहा है? 11:10। 11:10 पे, जहाँ पे हम ग्रेटर नोएडा में हैं, वहां पे स्टूडियो में भूकंप आ गया। 11:10 पे ही ग्रेटर नोएडा में भूकंप आया। 11:10 में ही दिल्ली में भूकंप आया। 11:10 में ही आगरा में भूकंप आया। 11:10 में ही बुलंदशहर में आया। 11:10 पे ही बस्ती में आया, गोरखपुर में आया, बाराबंकी में आया। तो इन सभी स्थानों को हमने मिला दिया, क्योंकि इन सभी स्थानों में एक साथ भूकंप आया, एक ही समय पे आया, 11:10 पे आया। तो जब हमने बेटा इन सभी स्थानों को मिलाते हुए एक रेखा बनाई, तो उसको हम कहेंगे कि वो होमोसिस्मल लाइन है। क्या है? होमोसिस्मल लाइन। दूसरा है आइसोसिस्मल लाइन। आइसोसिस्मल लाइन का मतलब है समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा, मिलाने वाली रेखा, रेखा।
ठीक है, एक समान तीव्रता वाली भूकंपीय चित्र। एक समान तीव्रता का मतलब है बेटा कि जैसे रिक्टर स्केल से हम तीव्रता मापते हैं, कल बताऊंगा, तो रिक्टर स्केल पे तीव्रता 6.8 है, तो 6.8 तीव्रता का भूकंप ही गोरखपुर में आया, 6.8 तीव्रता का भूकंप ही बलिया में आया, 6.8 तीव्रता का भूकंप ही आपका दिल्ली में आया, 6.8 तीव्रता का भूकंप ही आपके गुरुग्राम में आया, 6.8 तीव्रता का भूकंप ही आपके नेपाल में आया। क्लियर है? लेकिन आया अलग अलग समय में, लेकिन तीव्रता सेम थी, इंटेंसिटी सेम थी। रिक्टर स्केल पे जब हमने मापा तो सेम इंटेंसिटी थी, समान तीव्रता थी। तो एक समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा आइसोसिस्मल। आइसोसिस्मल में तीव्रता समान होगी, ठीक है, इंटेंसिटी सेम होगी, इंटेंसिटी सेम होगी आइसोसिस्मल में। होमोसिस्मल में बेटा टाइम सेम होगा। होमोसिस्मल में डज नॉट मैटर इंटेंसिटी कितनी थी, टाइम सेम होना चाहिए। आइसोसिस्मल लाइन में डज नॉट मैटर टाइम कितना था, बस इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए। लव यू ऑल, बाय बाय बेटा।